Hello dear students, Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET paper 1 for teaching aptitude. So dear students, today we will discuss on the nature and characteristics of the teaching. Previously we were also covering a lot of topic related to teaching aptitude in this class. This is the 5th class. So we will have a look on the nature of the teaching as well as the characteristics of the teaching. अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा काफी पॉपुलर सा रहता है जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसको माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम, जब कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो ये सारे सिस्टम जो है वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो सबके सेंटर में जो रहता है वो क्या रहता है? वो रहता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो मतलब बहुत छोटा। ठीक है, जब हम माइक्रो, मीजो और मैक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो सबसे छोटा होता है, फिर मीजो उससे बड़ा होता है और मैक्रो जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन यहाँ टीचिंग लर्निंग सिस्टम में एक माइक्रो सिस्टम होता है, देन वी विल मूव फॉर एक्सो सिस्टम, देन फॉलोड बाय मैक्रो सिस्टम। तो इस पे बात करते हैं। माइक्रो सिस्टम में कौन आता है? टीचर, लर्नर्स और लर्निंग इंटरेक्शन। इस सिस्टम में क्या होता है? यहाँ एक टीचर रहता है, एक स्टूडेंट रहता है और उसके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है फॉर टीचिंग लर्निंग के लिए, वो सारा का सारा इसका सेंट्रल पार्ट है। इसके अलावा इस पे इन्फ्लुएंस कौन करते हैं? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या क्या आते हैं? डिपार्टमेंट्स, ठीक है, स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पॉलिटिक्स और प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसके अलावा इन सबको बाउंड करने वाला, इन सबको इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाला एक और बड़ा सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो सिस्टम। इसमें क्या क्या आते हैं? एजुकेशनल लॉज आते हैं इसमें, ठीक है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के रिकमेंडेशंस इसमें आते हैं और कल्चरल नॉर्म को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इतनी छोटी सी चीज आप आसानी से याद रख पाएंगे, आई होप दैट। अब हम मूव करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग। अच्छा, इसमें ज्यादा से ज्यादा मैंने छोटे छोटे फ्रेजेस में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में जो नेचर ऑफ टीचिंग है उसको क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस को याद रख पाए और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाए। एग्जाम्स में क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते हैं टीचिंग लर्निंग से, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एम्बिगुअस होते हैं, बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी नहीं होती है किसी चीज के बारे में, तब आप थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो नेचर ऑफ टीचिंग क्या है? नेचर ऑफ टीचिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ एक इंटरेक्शन रहता है किसके? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अच्छा, ये प्रोसेस क्या है? ये दो तरह का प्रोसेस बहुत पॉपुलर रहता था पहले, अभी एक और तरह का प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ है, वी विल टॉक ऑन दैट वन आल्सो, दैट इज डाइपोलर प्रोसेस। डाइपोलर प्रोसेस में क्या रहता है? एक टीचर रहता है, स्टूडेंट रहता है। ठीक है, ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या होता है? टीचर, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट की भी बात की जाती है। ठीक है, अभी आपने काफी पढ़ा होगा कि लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। पहले रहता था कि एक टीचर रहता था, स्टूडेंट रहता, खुले में हम लोग गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, आराम से कहीं भी बैठे हुए हैं, नो बिल्डिंग्स एट ऑल। बिल्डिंग का कोई इतना बड़ा महत्व तो नहीं हुआ करता था। आज से अगर आप 20 ईयर बैक चले जाएंगे तो आप सबने इतना देखा होगा कि इतना वेल रिफाइंड और रिनोवेटेड बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पढ़ाते थे बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आज के टाइम में, चाहे वो सेफ्टी पर्पसेस से सही, ठीक है, चाहे वो अट्रैक्शन के पर्पसेस से सही और इंटरेक्शन के पर्पस से भी, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि स्मार्ट क्लासरूम्स जिनमें कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे हम 3D व्यूज दिखा सकते हैं किसी के, ओके, छोटी छोटी मूवीज की क्लिप्स दिखा सकते हैं, जिससे कि और ज़्यादा चीज़ें बच्चों को क्लियरली समझ में आती हैं। तो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो भी आज के टाइम में बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है।
इसके अलावा इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेट्रापोलर, इस चीज को भी आप याद रखिए, ये मतलब बहुत रिसेंटली यूज की जाने वाली टर्म है। इसमें टीचिंग मेथड्स, लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर और स्टूडेंट, इन सबको शामिल इसमें किया जाता है। अच्छा, टीचिंग मेथड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान क्यों दिया जाने लगा? जिसे लर्निंग एनवायरनमेंट लगभग फिक्स जैसा हो गया, स्टूडेंट फिक्स है, टीचर फिक्स है, उसके बावजूद भी जो लर्निंग थी वो इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रही थी, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तब फिर बहुत ज्यादा कंसीडर किया गया किसको? टीचिंग मेथड्स को। अभी देखो वेरियस काइंड्स ऑफ टीचिंग मेथड्स आ गए, चाहे पहले लेक्चर मेथड की बात की जाती थी, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन आ गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग आ गया, सिमुलेशन टीचिंग आ गई, ठीक है, कोलैबोरेटिव टीचिंग आ गई जिसमें दो टीचर्स पढ़ाते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। तो बहुत सारे नए नए टीचिंग मेथड्स जो हैं उन पे इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे खेल की दुनिया में पहले क्या हुआ था कि खेल में सिर्फ आपको कुछ मतलब स्किल्स सिखाई जाती थी और उन स्किल्स पे आपको काम करना होता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप स्पोर्ट्स देखेंगे तो जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ प्लेयर है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है आज के टाइम में, टैक्टिकल अप्रोच और साइकोलॉजिकल एडवांटेज उसको मिले, इसलिए उसकी साइकोलॉजिकली प्रिपरेशन जो रहती है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमम लेवल की रहती है आज के टाइम में। क्योंकि क्योंकि सिचुएशंस जो है वो उतनी ज्यादा सिमिलर नहीं है जैसे कि प्रीवियस टाइम में होती थी। आज के टाइम में कोई भी खेलने आता है या पढ़ाने आता है तो पहले से वेल प्रिपेयर्ड होके आता है, वो आपके बारे में स्टडी किया हुआ होता है, एंड यू नीड टू डू समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो विल मूव फॉर नेक्स्ट वन, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो सब जानते हैं, एकदम इजी सा स्टेटमेंट है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो टीचिंग है, और लर्निंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस ही है। ओके, सो टीचिंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस, इनफॉर्मल प्रोसेस, और एक चीज और इसमें आप जोड़ लीजिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल के अलावा ये नॉन फॉर्मल भी होती है, लेकिन नॉन फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है। ओके, सो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो अगर सिर्फ टीचिंग की बात आती है तो टीचिंग में भी फॉर्मल, टीचिंग में भी इनफॉर्मल, और टीचिंग में भी नॉन फॉर्मल। while if you are talking about the process, तो teaching process may be formal or it may be either formal or informal, right? तो फॉर्मल टीचिंग क्या होती है? फॉर्मल जिसमें वेल स्ट्रक्चर्ड, जैसे स्कूल में कैरिकुलम आपके पास है, एक सिलेबस आपके पास है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस यू हैव टू मूव। इनफॉर्मल जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक एक्टिविटी दे दी बच्चों को कि आपने ये एक्टिविटी घर पे करनी है, और उस एक्टिविटी के जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो आपने आके बताने हैं, ठीक है? वो क्या है? इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ टीचिंग है, जिसमें आप फॉर्मली प्रेजेंट नहीं हो बट द चिल्ड्रंस आर गेटिंग लर्न द थिंग्स। टीचिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है? इसमें हम एक इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर टर्म है, जिसमें हम पहले एक्सपेक्टेड लर्निंग देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड गोल डिसाइड करते हैं कि हम ये टीचिंग के थ्रू, इस कैरिकुलम के थ्रू, इस टीचिंग मेथड के थ्रू हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और ये क्वालिटी हम इस कोर्स को खत्म होने के बाद बच्चे में देखना चाहते हैं, ठीक है? देन वी विल मूव ऑन, तो टीचिंग इज अ रैशनल एंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, ठीक है? इस चीज को आप याद रखेंगे। टीचिंग इज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस, मींस the two people, student and teacher, they are interacting with each other and sharing the ideas for better understanding of a particular topic. Teaching occurs inside or both outside. अच्छा, इनसाइड और आउटसाइड, आउटसाइड तो समझ में आती है, एक टीचर पढ़ा रहा है। इनसाइड मीन्स जब आप सिंथेसाइज करते हैं चीजों को, जैसे यू हैव bunch of information and from that information you have to synthesize a particular different kind of information to solve a generated problem। कोई प्रॉब्लम जनरेट हुई और आपके पास प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हुए आपने एक और पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन निकाला, और जो आपके सामने जो समस्या अराइज हुई थी उस समस्या को आपने खत्म कर दिया, ठीक है?
It is a conscious process. Conscious matlab you have to open your all senses, you have to use most of the senses so that you could understand or propel this process on optimum fluence. The teaching is a task oriented process. ठीक है, तो हम इसमें पहले ही हमने किसकी बात करी थी, ILO की बात करी थी, तो आप इस चीज को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जब आप NCF पढ़ेंगे तब भी आपको ये थोड़ा सा मिल जाएगा, और अगर आप ब्रिटिश कैरिकुलम को थोड़ा सा पढ़ेंगे तब तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, सो टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, ये तो कॉमन सी चीज है। इट स्टूमुलेट चाइल्ड लर्नर्स, ठीक है, ये स्टूमुलाई प्रोवाइड करता है जिससे कि बच्चे सीखें। टीचिंग इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों कहा गया? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसको इसलिए कहा गया है कि एक टीचर के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होती है कि जो लर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, जिससे कि बच्चे जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सही सही से समझ पाए। अब इसमें कई सारे एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं, चाहे वो लेसन प्लान की बात करी जाए, चाहे वो टीचिंग मेथड की बात करी जाए, टीचिंग स्टाइल की बात करी जाए, द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, वेरियस टीचिंग एड्स की बात करी जाए, और उसके बाद अगर फाइनलाइज देखा जाए तो इवेल्युएशन। तो इसलिए ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। ये नहीं है कि एक जस्ट आप क्लास में गए और आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया और आ गए। दिस इज अ मोर बियॉन्ड दैट। ओके, so teaching is an organized system of Veridex। ठीक है, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, फॉर्मल सिस्टम है एक तरह से, और जिसमें वेरिड एक्शंस, बहुत सारी एक्शंस होती हैं, इसके थ्रू हमारी लर्निंग निकल के आती है। और वो वेरिड एक्शन अभी मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बात कर रहे थे तब हमने बात की कि टीचिंग मेथडोलॉजी, स्टाइल, मटेरियल, टीचिंग एड्स। ओके, इट इज अ साइंटिफिक एंड ऑब्जर्वेशन। ये साइंटिफिक है और अंडर ऑब्जर्वेशन ये रहता है। चलिए, ये कैसे है साइंटिफिक? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी टीचिंग मेथड निकल के आए हैं ये सारे के सारे साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू ही तो निकल के आए हैं। हमने क्या किया, हमने पहले कोई एक टीचिंग मेथड बनाया, उसके थ्रू हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, और उसके बाद जो रिजल्ट्स निकल के आए, जहां बेटर रिजल्ट्स हमने देखे, हमने वहां पे उन टीचिंग मेथड्स को मतलब विदहोल्ड करना शुरू कर दिया और उनको अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो टीचिंग मेथड्स उतने इफेक्टिव नहीं थे, जिनके रिजल्ट इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे लर्निंग के लिए, उन टीचिंग मेथड को क्या किया हमने, उन टीचिंग मेथड्स को हमने डिस्कार्ड कर दिया, जिससे कि बच्चों की जो लर्निंग है उस पर इफेक्ट नहीं पड़े। टीचिंग इज अ हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन। अच्छा, इस चीज़ को आप समझिए, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का सिर्फ लोग करते क्या है कि कम्युनिकेशन को सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब इससे कहीं ज़्यादा है। कम्युनिकेशन बेसिकली, जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेयर वर्ड से निकल के आया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में होता क्या है, कम्युनिकेशन में बेसिकली एक सेंडर होगा जो कोई मैसेज को इनकोड करेगा और उस मैसेज को थ्रू चैनल और मीडियम एक रिसीवर को भेजेगा, और रिसीवर उसको डिकोड करके फिर दोबारा से रिसीव करके उसको फीडबैक जो है वो सेंडर को देगा। तो कम्युनिकेशन में दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि एक, जो इंफॉर्मेशन आप किसी को देना चाहते हैं आप उसको ट्रांसफर कीजिए बाय स्पीकिंग। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको स्पीकिंग करना कम्युनिकेशन नहीं है, दूसरा जो बोल रहा है उसको समझना भी कम्युनिकेशन है। तो मतलब अपनी बात किसी से कहना और दूसरे की बात वैसे ही समझ लेना जैसे कोई समझाना चाह रहा है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब तक हम अपनी बात वैसी ही लैंग्वेज में बच्चों से नहीं कह पाएंगे जिस लैंग्वेज में बच्चे समझना चाहते हैं, और जो हम बच्चों को समझाना चाहते हैं, समझ में आ रही है बात? जो बच्चे आपसे कहें वो आपको समझना है, बेशक वो टूटी फूटी लैंग्वेज में कह रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं वो भी सही सही बच्चों को समझाना है, चाहे वो आपको लैंग्वेज ब्रेक करके समझाना पड़े। तो दैट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही है और आप उसको इंग्लिश में समझाए जा रहे हैं, नॉट वर्किंग लाइक दिस।
ठीक है। टीचिंग हैज वेरियस फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। फॉर्म्स और स्टाइल की जब हम बात करेंगे तो आज ये कंसर्न नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये क्लास। तो जब हम टीचिंग फॉर्म्स स्टाइल्स की बात करेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, डायग्नोसिस, टीचिंग। ठीक है। टीचिंग इज ए स्पेशलाइज्ड टास्क कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्किल्स। इस चीज को आप याद रखिए। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग। ये क्या करता है? इट्स प्रोवाइड द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। आज की अगर टीचिंग की बात करी जाए तो आज की टीचिंग जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग है, जिसमें टीचर का रोल क्या है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। टीचर वर्क जस्ट लाइक एज ए फैसिलिटेटर, ओके, नॉट गिविंग देम लेक्चर। आपको क्या करना है, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है आप उसको फैसिलिटेट करिए, आप उनको इंट्यूस करिए। ठीक है। ये नहीं है कि बस आप गए लेक्चर में और जाके आपने क्वेश्चन लिखा दिए, आंसर्स लिखा दिए, जस्ट आस्क देम कि उनको रीड कर लो, उनको रट लो, फिर एग्जाम्स में आपको ये कुछ थोड़ा सा चेंज। ठीक है। तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो आपको गाइडिंग प्रोवाइड करना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करानी है और उनको ट्रेन करना है अगर किसी भी चीज को लेकर उनको प्रॉब्लम है। ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। अगला है टीचिंग इज एन आर्ट। ठीक है। ये एक कला है, गिविंग नॉलेज। कई एक बार होता है कि आपके पास ढेर सारी नॉलेज है बट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट और ट्रांसफर इट टू द स्टूडेंट। सो इट्स एन आर्ट टू ट्रांसफर योर नॉलेज टू योर स्टूडेंट्स, ओके, ऑन effective way, right? It is also is the science to educate the fact, cause, different topic for different subject. ठीक है। ये एक साइंस है, मतलब इसके पीछे लॉजिक्स हैं, इसके पीछे पूरी थ्योरीज हैं, जिससे कि आप जो है वेरियस टॉपिक्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइंस किस तरह से है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक बच्चा है पर्टिकुलर जिसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है और आप उसको कहो कि इमेजिन कर लो तो वो इमेजिन नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको? जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को ABCD नहीं आती है, अल्फाबेट्स उसको नहीं आते हैं, आप उसको स्पेलिंग लिखने के लिए कहोगे तो वो स्पेलिंग नहीं लिख पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लेट देम लर्न टू अल्फाबेट्स, देन आस्क देम टू write down the spelling, right? It works like it. Encourage a student to learn more and more. Provide formal as well as informal education. Communication of information and knowledge to the students. In teaching, teacher imparts information is an interesting way so that you can easily understand the information. अच्छा, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि सेम टॉपिक आप एक टीचर से पढ़ते हैं और आपका मन नहीं लगता उसको पढ़ने। फिर क्या होता है, उसी टॉपिक को कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ाता है और आप कहते हो वाह क्या पढ़ाया है इसने, और फिर आपको एकदम से चीप हो जाता है माइंड में, वो एकदम कहते हो यार तो इसको भूलते ही नहीं। सो इट वर्क्स लाइक इट कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से प्रेजेंट करनी है बच्चे के सामने जिसको वो इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि बच्चों का एक प्रॉपर्टी ये रहती है कि जब तक उनको कुछ किक नहीं मिलेगा, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, कुछ न्यू नहीं लगेगा, फैक्टफुल नहीं लगेगा, तब तक वो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देंगे। और जब जब तक वो कॉन्शियसली आप पे फोकस नहीं होंगे उनको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। दैट इज पहले ही वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये बात। ठीक है। टीचिंग इज ए टूल टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट देम इनटू द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ये चीज भी जरूरी है। जब आप अभी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का NCF 2005 को उठा के देखेंगे और उसके जो मेन एम्स देखेंगे तो उसमें ये है कि रूट लर्निंग को हटा के उसको और न्यू टीचिंग लर्निंग जो है उस पर लेके आना है। ठीक। और आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट आउटरूम क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है उससे कनेक्ट करना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप जो है वो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं। ठीक है। वन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ कुछ रैम्सडेन ने 2003 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी टीचिंग की, उन पे हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है। ओके।
a desire to share the love of subject with students. ये एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी टीचर की कि वो जबरदस्ती झुंझलाए नहीं किसी भी स्टूडेंट पे, प्यार से उनको जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज क्या करनी है वो शेयर करनी है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। इन एबिलिटी टू मेक द मटेरियल बीइंग टॉट टू स्टिमुलेट एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। बच्चे को इंटरेस्टेड बनाना है कि वो मटेरियल पढ़े, और आपको मटेरियल इस तरह से इस तरह से डिजाइन करना है कि वो इंटरेस्टिंग लगे स्टूडेंट को, वो स्टिमुलेट करे उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब फैसिलिटी फॉर एंगेजिंग द स्टूडेंट्स एट देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इस चीज को समझिए, ये जरा थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज है। ये कह रहा है द फैसिलिटी फॉर एंगेजिंग विद स्टूडेंट्स देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले क्या करना है आपने जब आप क्लास में जाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ऑफ योर वर्क टू गो एंड स्टार्ट लेक्चरिंग और स्टार्ट प्रीचिंग योर वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। जस्ट ट्राई टू नो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। Once you confirm that students are at a certain level, try to start from there so that the student could connect your your uh, your topic, right? जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने सबसे पहले एडिशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है, और मतलब जो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो अगर पढ़े हुए हैं, उसके बाद आप उन्हें कॉम्प्लेक्स जो ऑपरेशंस हैं उनको सिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्पोर्ट्स की दुनिया में थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वॉलीबॉल या बास्केटबॉल की बात करते हैं, अगर बास्केटबॉल में अगर किसी को लो ड्रिबलिंग, हाई ड्रिबलिंग, बॉल कंट्रोल नहीं है, तो बॉल कंट्रोल अगर किसी को नहीं है तो आप उनको ड्रिबलिंग, रनिंग ड्रिबलिंग नहीं करा सकते, उनको डॉजिंग नहीं सिखा सकते, शूटिंग नहीं कराएंगे आप। तो क्या स्टेप बाय स्टेप जब आप उनको जान लो कि बच्चे को इतना आ रहा है, तो जितना आ रहा है वहां से आप शुरू करिए, तब वो ज्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है। द कैपेसिटी टू एक्सप्लेन द मटेरियल प्लेनली, मतलब प्लेनली का मतलब वही ऊपर से समझने की कोशिश करिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी क्लास शुरू करी और ए से आपने क्लास शुरू करी है और ए से लेके डी तक आपने पढ़ा दिया है क्लास में, देन अगली क्लास में आप आएंगे तो आपको डी से ही शुरू करना है। ये नहीं कि आप आए आपने ओ से शुरू कर दिया और फिर बच्चे को बीच में समझ में नहीं आया, तो आपको एक लीनियर चलना है, ठीक है। आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट पढ़ा दिया, फिर दोबारा से उस सेगमेंट से स्टार्ट करिए और फिर अगले सेगमेंट तक उसको लास्ट कर दीजिए, ठीक है। होप दैट आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अ कमिटमेंट टू मेकिंग एब्सोल्यूट क्लियर व्हाट हैज टू बी अंडरस्टैंड एंड व्हाट लेवल एंड व्हाई। एक कमिटमेंट आपको करना रहता है इसमें, वो कमिटमेंट क्या है? मेकिंग एब्सोल्यूट क्लियर व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड, क्या समझ में आ गया है, व्हाट लेवल, किस लेवल तक, एंड व्हाई। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो टीचिंग और लर्निंग इतनी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि आपका स्टूडेंट कितना सीख गया है और कहाँ से आपको और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अ गुड टीचर टू योरसेल्फ, सो प्लीज फोकस ऑन इट। शोइंग योर कंसर्न एंड रेस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, जब तक आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे तो वो आपको हेट करने लगेंगे और आपसे पढ़ेंगे नहीं। फिर अ कमिटमेंट टू इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा वर्क दीजिए ताकि वो खुद से चीजें सॉल्व करना सीखें। एन एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज एडेप्ट द न्यू डिमांड, ठीक है, जैसे जिन चीजों की जरूरत है मार्केट में, चाहे वो वोकेशनली की बात करी जाए, वोकेशनल एजुकेशन की बात करी जाए, तो आपने एक स्टूडेंट तैयार करा, उसे वो सारी स्किल्स सिखाई हैं जिन स्किल्स की बाहर की दुनिया में जरूरत ही नहीं है, तो वो व्हाट इज द पॉइंट टू टीच। सो आपने वो सिखाना है जिसकी वास्तव में उसको जरूरत पड़े। यूजिंग टीचिंग मेथड्स एंड एकेडमिक टास्क दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू लर्न actively, responsibly
एंड कोऑपरेटिवली। आपको किस तरह से सिखाना है? एक्टिवली आपको सिखाना है, आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ सिखाना है, और कोऑपरेटिवली जहां बच्चे को नहीं आ रहा है वहां आपको उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, यूजिंग वैलिड असेसमेंट मेथड्स। ये नहीं है कि बस आप कुछ भी असेसमेंट लिए जा रहे हैं। असेसमेंट का ये सबसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां आप असेसमेंट लेते हैं, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो और चाहे वो सुमेटिव असेसमेंट हो, उसको इस तरह से लीजिए ताकि वो होल ऑफ द सिलेबस है आपका, उसको वो बच्चा जो है वो कवर कर पाए उसमें, और आप अच्छी तरह से जान पाए कि उसकी लर्निंग जो है वो कहाँ तक पहुंची है। फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स, students misunderstanding of them rather than covering the ground। ओ ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए थोड़ा सा। एक्चुअली आजकल के टीचर्स मोस्टली होता क्या है, उनके ऊपर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर भी रहता है। तो उनको ये हो गया कि उन्होंने एक क्लास में चैप्टर्स खत्म करने हैं, पर्टिकुलर एग्जाम्स लेने हैं, तो बस जस्ट रीडिंग करा दी और हो गया, फिर उसके बाद में एग्जाम्स हो जाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है चाहे बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग है मिसअंडरस्टैंडिंग है, जस्ट गो टू हेल्प। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उनको चैप्टर खत्म करा देना है, एग्जाम्स ले लेना है, दैट्स इट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग आर नॉट लाइक दिस। वो टीचर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ धोखा कर रहे हैं वहां पे। या रियली यू आर चीटिंग टू द स्टूडेंट्स बिकॉज द स्टूडेंट्स डोंट नो, you are the one who let them know that how to do the things, what are the right way to handle with them. Be mind, please let them learn. It's not so complicated, it's very easy. Please plan it so that you could transfer all the knowledge according to the and national curriculum framework, according to the design of your intended learning outcome. It really works for your satisfaction and the students understanding as well, giving the highest quality feedback on students work। उसको जेन्युइन मतलब जो क्वालिटी फीडबैक दीजिए, ये नहीं सोचिए कि आपने उसको पढ़ाया खूब अच्छे से, कई एक बार होता है स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, तो जेन्युइन फीडबैक है वो दीजिए। ये उसमें आप अपनी मतलब बहादुरी मत दिखाइए, ज्यादा नंबर देके, जितना है उतना दीजिए, जिससे कि जो बाई चांस अगर आप उस स्कूल को छोड़ देते हैं या आप स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो नया टीचर आ रहा है कम से कम वो उसको समझ पाए वहां से, और या फिर जो पेरेंट्स हैं या जो स्कूल है वो ज्यादा कंसर्न रख पाए उस स्टूडेंट के बारे में। A desire to learn from students and other sources about the effect of teaching and how it can be improved। हाँ, टीचिंग और लर्निंग दोनों के दोनों क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, एवर चेंजिंग प्रोसेस है, और एडेप्टिव प्रोसेस है। मतलब ये रूम टू टूम तक जाता है, जब से आप जन्म लेते हो मरने तक आप सीखते रहते हो। तो ये आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स से भी सीखें। कई एक बार क्या होता है, कुछ ऐसी अवर्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं कि आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। सो बी प्रिपेयर टू लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स और अदर सोर्सेज। कभी कभी होते हैं जो इनफॉर्मल टीचिंग आती है वो इसी के अंदर आती है कि आपने प्लान नहीं करा होता और आप कुछ भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिससे कि आप सीखते हैं। ओके, और उससे क्या हो सकता है, उससे आपकी टीचिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, डेफिनेटली इम्प्रूव होगी अगर आप चाहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।